टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। ज़िंदगी ख्वाब व ताबीर और अफसाने व हकीकत के दरमियान से उभरती हुई एक कहानी है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी की कहानी में खुद को हीरो बनता देखता है। कहानी की असल उम्र नौजवानी है। इस उम्र में हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई हीरो होता है, सुपरमैन होता है, स्टार होता है या कोई मिसालिया होता है जो उसे मकनतीस की कशिश की तरह अपनी तरफ खींचता है और वो शऊरी या लाशऊरी तौर पर उस जैसा बनने की कोशिश करता है। तो आइए देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में हीरो कौन है और परस्तार कौन, और वो लड़की कौन है जिसने किसी को हीरो बना दिया और किसी को जीरो। ये तुम्हारी शर्ट्स और एक चीज और है तुम्हारे लिए। वो क्या है आरफी चाचू? वो सरप्राइज है। सरप्राइज? दिखाएं तो। आप सच में ले आए? उर्फी चाचा मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। तो वापस दे दो। नहीं मुझे पसंद है। इतना महंगा फोन अगर खराब हो गया तो फिर क्या, फिर नया ले लेंगे। थैंक यू। इतने दिनों बाद आपका भाई आया है, क्या आप उससे कोई बात नहीं करेंगे? क्या फायदा उससे बात करने का जब उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं है। आप भी ना, हद होती है जिद की। चल उठे, मेरे साथ चले। उठे, बस आ जाए। भाईजान ये आपके लिए। मेरे लिए ये सब कुछ नहीं किया करो। देखो, तुम अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो अपनी लाइफ सेटल करो और सोचो अपनी जिंदगी के बारे में। ये सब मैं आपके लिए नहीं करता, अपने लिए करता हूँ। और रही बात जिंदगी की, तो वो अच्छी गुजर रही है। जो बातें मुझे फख्र को समझानी चाहिए वो बातें इस उम्र में मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अरे तुम छोड़ो इनको, इनकी तो आदत है इस तरह बातें करने की। तुम अपना दिल छोटा मत करो। चलो तुम मुझे तो दिखाओ क्या लाए हो मेरे लिए। चलो शाबाश, जल्दी दिखाओ। अरे आप क्या हम अंदर आ सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको इजाजत की क्या जरूरत है? क्यों शर्मिंदा करते हैं? तुम अफसाने लिखते हो? आपको किसने कहा? बस ऐसे ही कभी कभार। हमें तो मालूम ही नहीं था और ना ही कभी तुमने बताया हमें। मगर खैर, इन पे कुछ एतराजात हैं हमें। आपके एतराजात सर आंखों पर। कब से लिख रहे हो? जी 2 साल से लिख रहा हूं।
ये हैं मेरे कुछ एतराज़ात, इनको देख लेना। बेहतर हो गया। इस सारी मशक का मकसद सिर्फ अफसाने को बेहतर करना नहीं था, बल्कि कुछ समझाना भी था। क्या मतलब चाचू? तुम जुमला लिख लेते हो, यही असल सलाहियत होती है, और यही तुम्हारी ताकत भी बन सकती है, समझे? जी चाचू। लापरवाही से मत लिखो, और फालतू जुमला तो बिल्कुल नहीं लिखो, और अपनी तवज्जो सिर्फ कहानी पे मरकूज रखो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप इतने अच्छे अफसाना निगार होंगे। अफसाना निगार और मैं, तुम्हें किसने कह दिया मैं अफसाना निगार हूँ? हाँ, मजाक मत करें। अफसाने की इस कदर समझ-बूझ और कहानी को तरह तरह से तराशने की बेमिसाल सलाहियत रखने के बावजूद आप कह रहे हैं कि आप अफसाना निगार नहीं हैं। समझाता हूँ बेटा। अपनी जवानी के दिनों में मैंने कुछ अफसाने लिखे थे, फिर बहुत जल्द एहसास हो गया कि मैं कहानी को अच्छी तरह ख़त्म नहीं कर सकता। लाख कोशिश करने के बावजूद मेरी कहानी अच्छे इख्तिताम से महरूम रहती है। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं महज एक औसत दर्जे का अफसाना निगार हूँ। अच्छा कहानीकार कभी नहीं बन सकता। मेहनत करोगे तो अव्वल दर्जे के अफसाना निगार भी बन जाओगे। वैसे उर्दू में 90% से ज़ायद अफसाना निगार औसत दर्जे के हैं। इसका मतलब है कि मेरा शुमार अक्सरियत वालों के साथ होगा। ये इत्मीनान की बात है। एक बात याद रखना, 2 काम ऐसे हैं जो लिखने वाले को ज़िंदगी भर करने पड़ते हैं। वो क्या? नंबर 1, अपनी तवज्जो आखिरी मरहले तक कहानी पे मरकूज रखना। और दूसरा? और दूसरा काम आम इंसानों को देखकर उनमें कहानियां ढूंढना। एक दिन अचानक उर्फी चचा के इंतकाल की खबर आती है और साथ में एक पार्सल मौसूल होता है जिसमें एक अधूरी कहानी होती है, उर्फी चचा की कहानी। कंपनी को एक ऐसे सेक्रेटरी की ज़रूरत है जिसकी पर्सनैलिटी बहुत लाजवाब हो और वो एमडी का सेक्रेटरी भी लगे। और तजर्बा होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी अच्छी कंपनी में बरसों काम करने का तजर्बा हो तो इस ओहदे के लिए उसको फ़ौरन मुंतखब किया जा सकता है। अगर आप वाकई किसी शानदार शख्सियत के मालिक को ही सेक्रेटरी रखना चाहते हैं तो आपके लिए मशवरा है कि किसी नाकाम फिल्मी अदाकार को रख लीजिए। इसमें आपका भी भला हो जाएगा और उस बेचारे का भी भला हो जाएगा। या फिर दूसरा मशवरा यह है कि आप किसी दूसरे मुल्क से तजुर्बा रखने वाले सेक्रेटरी को पाकिस्तान बुला लीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी अच्छी कंपनी में काम करने वाला शख्स तो एक नई कंपनी में काम नहीं करेगा। आप जा सकते हैं मिस्टर इरफान। जाहिर है जाना ही बनता है। एक ऐसा नौजवान जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने आया है, आप उसे तजुर्बे की डिमांड कर रहे हैं, तो उसको आपकी तरफ से जवाब ही हुआ।
इसे यहीं रहने दीजिए, आप बैठे, बताते हैं आपको। ये नौजवान अच्छा है, तेज है, काबिल है, ब्लंट। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा मौजूद रहेगा। ठीक है सर। आप फैसलाबाद वाले कॉन्ट्रैक्ट को देख के मुझे बताइएगा जितनी। मिस्टर इरफान, यू आर अपॉइंटेड। सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। कल से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। यस सर, थैंक यू। ये आप क्या कह रहे हैं इरफान साहब? एक मिनट, मेरा ख्याल है इनकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए। बगैर पूरी बात सुने तनकीद करना मुनासिब नहीं होता। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ कुछ मिनट्स लूँगा। नहीं, अगर बात काम की है तो हम 10 घंटे भी सुन सकते हैं। सर, मैं आप लोगों को मार्केट के हालात के बारे में आगाह नहीं करना चाहता, क्योंकि आप डेफिनेटली मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे शोबे में कदम जमाने की ज़रूरत है जो मुनाफा बख्श भी हो और काबिल एतबार भी हो। हमें बरामदात पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त टैक्स और ड्यूटी की वजह से हमारा कारोबार बंद हो सकता है। तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हों और हम खुद अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। ये आप मशवरा दे रहे हैं या कोई रिसर्च भी की है आपने? मैं सर्वे और फिजिबिलिटी रिपोर्ट साथ लेके आया हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें बच्चों के रेडीमेड गारमेंट्स का कारोबार शुरू करना चाहिए। फाइल में रिपोर्ट के साथ साथ मैंने बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए हैं। ये 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरी फैक्ट्री का सेटअप से लेके मज़दूरों की तनख्वाह तक सब कुछ शामिल है। और तो और हमें पहले साल कितने ऑर्डर्स आएंगे और इसमें कितना हमारा मुनाफा होगा, ये रिपोर्ट भी इसमें शामिल है। आपने इसी शोबे का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि सर, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में पैदा होने वालों की शरह मरने वालों की शरह से बहुत ज़्यादा है और आइंदा 30 साल तक इसमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में ये प्रपोज़ल मुझे तो बहुत पसंद है और बाकी सब डायरेक्टर्स भी इसकी हिमायत करेंगे। आप काम शुरू करें। और बाय द वे, मेरे साहबजादे हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं। इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर ऑल्सो, तो जो कुछ हो इनके साथ भी शेयर कर लीजिएगा आप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नाइस टू मीट ऑल। सर, आपने मुझे बुलाया सर? जी, वो डैड आपसे कुछ बात करना चाहते थे। बैठे। इरफान, जो प्रोजेक्ट आपने प्रपोज किया था और उस पर हम सब ने, बल्कि आपने ही काम किया था, और आपका दावा ये था कि कम से कम पहला ऑर्डर 50,000 यूनिट का आएगा। यस सर। यही था ना? लेकिन हमें पहला ऑर्डर 50,000 यूनिट का नहीं मिला। हमें पहला ऑर्डर 80,000 यूनिट का मिला है। और अभी हमने इसकी प्रमोशन भी नहीं की है बिल्कुल। सर, मैं तो डर ही गया था सर। डैड ये खबर आपको खुद सुनाना चाहते थे। ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत और दयानत का नतीजा है। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाओ, जितना आगे ले जा सकते हो। और मैं तुम्हें डायरेक्टर बना रहा हूँ अपनी कंपनी का। लेकिन जिस तरह तुम पहले हमेशा मुझे असिस्ट करते रहे हो, इसी तरह असिस्ट करते रहना।
सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। सर मैं आ सकता हूँ? जी जी आइए। सर ये वो कोटेशन जो आपने मुझे तैयार करने के लिए कहा था। और सर आपने ये भी कहा था कि क्लाइंट को सबमिट करवा दो। तो आपने सबमिट करवा दी? नहीं सर। व्हाट? आपका दिमाग तो ठीक है? ये कोटेशन हर सूरत में आज जमा करवानी थी। जी जी मैं जानता हूँ। तो जानते हैं तो क्यों नहीं करवाई आपने? सर वो इरफान साहब ने मुझे रोक दिया था। वो कह रहे थे कि जो कोटेशन मैं आपको दूंगा वो आप भिजवाइएगा। इरफान साहब ने मना किया है? जी सर। इरफान साहब मेरे रूम में आइएगा प्लीज। जी जी मैं आ रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया? इरफान साहब आपने साकिब साहब को मना किया कोटेशन जमा करवाने से। जी हाँ, कुछ हुआ क्या? ठीक है, देखिए साकिब साहब, मैं नहीं जानता कि इरफान साहब ने कोटेशन जमा करवाने से क्यों मना किया, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये जो भी फैसला लेंगे इस कंपनी की बेहतरी के लिए लेंगे। और एक और बात, इरफान साहब का हर फैसला समझ लें कि मेरा फैसला है। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है सर। गुड, अब जा सकते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, वो मुझे इनायत साहब ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है। किस सिलसिले में बुलाया? इंटरव्यू आप लेंगे या इनायत साहब? सर ये एक लड़की ज़ेबुन्निस। जी सर। हाय मेरे साथ। वो जो खातून आई थी वो चली गई हैं सर। हैं? आई अप्रिशिएट, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। हाँ, बड़ी मेहनत किया आपने। अरे इरफान आओ, मैं तुम्ही को कॉल कर रहा था, बैठो। ये मिस ज़ेबुन्निसा हैं, इन्हें अपॉइंट किया है मैंने, और मैं चाह रहा था तुम इन्हें ग्रेड 3 का अपॉइंटमेंट लेटर दे दो। थैंक यू सर। ग्रेड 3। यस सर। आइए मेरे साथ। थैंक यू सर। वेलकम। आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, लेटर देता हूँ मैं आपको।
जी बेहतर। वैसे आपको देख के ये एहसास नहीं होता है कि इससे पहले आपने कोई जॉब भी की होगी? ग्रेड 3। खैर, बॉस के ऑर्डर्स। किसी को जाने बगैर सिर्फ ज़ाहिरी सूरत पर उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाना अमूमन गलत होता है। खैर, बज़ाहिर गैर अहम नज़र आने वाली ये लड़की खासी समझदार और ज़हीन थी। बस इसमें एक खामी थी, लिबास के मामले में पसमानदा थी। अगले 2 माह सख्त हैरत और सख्त मेहनत के महीने थे। मलबूसात का कारोबार यूं फैलता चला जा रहा था जैसे छोटी सी बोतल से एक बड़ा सा जिन निकलता आ रहा हो। इस जिन को काबू करना और अपने ताबे रखना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उर्फी और वजाहत खान ने इसे अपना मुती बनाने का अज़्म कर रखा था। छप्पर फाड़ कर देने वाला मुहावरा हमारी नज़रों के सामने सच हो रहा था, लेकिन इस बड़ी सी बिसात पर खेली जाने वाली इस बड़ी सी बाजी में सख्त मेहनत की ज़रूरत थी, दीवानावार जिद्दोजहद की ज़रूरत थी और हर दम मुस्तैद रहना भी ज़रूरी था। आप लोगों ने ये सारी स्टडी तो कर ली होगी। अब मैं इस प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग के बारे में आप लोगों की राय चाहता हूँ। सर मेरे ख्याल से तो हमारे प्रोडक्ट की डिज़ाइन कुछ ख़ास नहीं है। आपके एतराज़ के पीछे कोई लॉजिक है? देखिए सर, हम बच्चों के कपड़े बनाते हैं तो हमें बच्चों की साइकी के हिसाब से कपड़े बनाने चाहिए। हमने नो डाउट कलर्स तो बहुत अच्छे सेलेक्ट किए हैं, लेकिन कपड़ों के डिज़ाइंस कुछ ऐसे होने चाहिए जो बच्चों को फैसिनेट करें, जैसे कोई कार्टून कैरेक्टर्स, कार या ट्रेन टाइप के कुछ डिज़ाइंस हो तो अच्छा रहेगा। क्या आप प्रेजेंटेशन के तौर पे कुछ डिज़ाइंस पेश कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, इस फाइल में कुछ डिज़ाइंस हैं जो कि इजीली हम बच्चों के कपड़ों पे प्रिंट कर सकते हैं। प्लीज़ हैव अ लुक, देखिए। नाइस। ये आपकी तजवीज़ तो अच्छी है, इस पे एतराज़ तो किया जा सकता है, मगर इख्तलाफ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि हमें आपकी तजवीज़ पे अमल करना चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल सही है, और इसको फौरी शुरू करके देखते हैं। इट्स अ गुड आइडिया। थैंक यू सर। यार इरफान, वो लड़की ज़ेबुनिसा, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं है। क्या मतलब? मतलब अब देखो ना, तुम भी तो कंपनी में बगैर किसी सिफारिश के आए थे, वो भी वैसे ही आई है और बहुत स्पीड से उसकी भी प्रमोशन हो रही है, और डैड जैसे तुमसे मुतासिर हैं वैसे ही उससे भी हैं। हाँ, वो लड़की है तो काफ़ी काबिल। ये बात तो तुमने ठीक कही है। मुझे तो लग रहा है 2-4 साल में वो इस कंपनी में हमारी जगह ले लेगी, हमारी छुट्टी हो जानी है। चल मैं गाड़ी की चाबी लेकर आया। भी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। तुम्हें पता है, तुमने वो मफरूज़ा गलत साबित कर दिया कि अक्लमंद लोग खूबसूरत नहीं होते। सर वो तो आप खुद मुझसे पहले गलत साबित कर चुके हैं। तुम में मुझे अपनी झलक नजर आती है। तुम्हें शायद इस चीज़ का एहसास ना हो,
लेकिन मैं जानता हूँ, वजाहत जानता है कि तुम मेरा नक्शे सानी हो। जिस तरह तुम आगे बढ़ रही हो, बिल्कुल इसी तरह मैं भी यहाँ पे आया था। और तुम्हें ये बात सुन के शायद हैरत होगी कि सर अनायत भी तुम्हारे बारे में यही ख्याल रखते हैं। और शायद यही वजह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। सर वो आपने बताया नहीं कि पिंडी वाली पार्टी को क्या जवाब देना है, वो जो हमारा माल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उनसे कह दो कि जनवरी से पहले हम अपने मलबूसात बाहर भेजने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। अगर इसके बाद भी अगर हमारा इरादा हुआ तो हम ये नेक काम खुद करेंगे। श्योर। ज़ेबी, कुछ नहीं। आपने बुलाया मेरे से? बैठो। तुमने ज़ेबी से क्या कहा है? मैंने क्या कहा? मैंने यही कि पिंडी वाली पार्टी को मना कर दे। अच्छा वो तो मैं। देखो इरफान, दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हमें उसके साथ कदम मिला के आगे चलना है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर हमारा माल मुल्क से बाहर जाएगा तो सोचो हमें कितना मुनाफा होगा। जरा सोचा है तुमने इस बारे में? हमें अपना माल एक्सपोर्ट करने के लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। हम खुद इस काबिल हैं। सही वक्त आने पे हम खुद अपना माल एक्सपोर्ट करेंगे और ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। इरफान ठीक कह रहा है, आगे बढ़ना है तो जरूर बढ़ो, लेकिन बैसाखियों के सहारे के बगैर। बैसाखियां सिर्फ माजूर इस्तेमाल किया करती हैं। एक्सक्यूज मी। तुम रुको, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। किस बारे में सर? अपने और कंपनी के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा इस कारोबारी मामलात में तनाव का शिकार हो चुका हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि अपने गांव जाकर अपनी हवेली में रहूँ। ये कंपनी का मालिक तुम्हें और वजाहत को बना दूँ आधे आधे का। वकील ने कागजात भी बना लिए। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। एक बात और, कंपनी में तुम बराबर के शराकतदार होंगे, लेकिन अगर तुमने कंपनी छोड़ी तो तुम्हारा हिस्सा नहीं रहेगा। हाँ, अगर वजाहत ने तुम्हें निकाला तो फिर तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ज़रूर मिल जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम कंपनी को मत छोड़ो। अब तुम इसे मेरी खुद गर्जी कह लो या कमज़ोरी समझ लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम वजाहत का साथ छोड़ो। और इसलिए मैंने ये शर्त रखी। हेलो, क्या इनायत सर का इंतकाल हो गया?
हौसला कर। हुआ क्या था इनायत सर को? हार्ट फेल हो गया। वजाहत साहब, हौसला करें। अगर आप इस तरह कमजोर पड़ जाएंगे तो कैसे संभालेंगे सारे लोगों को? अभी तो कंपनी के सारे लोग आने वाले हैं। आपको हम सबको हौसला देना है, हम सबकी हिम्मत बंधानी है आपको। अगर आप इस तरह कमजोर पड़ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। खान साहब की अचानक वफात के बाद तमाम जिम्मेदारियां आपके कांधों पर हैं। ये तो कफन दफन तदफीन के सारे इंतजामात आपको। इसकी फिक्र न करें, मैं देखता हूँ, बल्कि मैं अभी लाइनअप करता हूँ। नहीं इरफान, मुझे ना तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है और वो मैं सिर्फ तुमसे कर सकता हूँ। बाद में आराम से बात। नहीं देखो डैड, मैं डैड का कातिल हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैं डैड का कातिल हूँ। मैं डैड का कातिल हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया मेरा क्या? दिमाग ठीक है, मेरे खुदा के लिए मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मैं डैड का कातिल हूँ, मैं डैड का कातिल हूँ। मैं बताता हूँ, मैं जानता हूँ क्या होता है। सुनो, मैं उस वक्त जब ऑफिस से बाहर निकला था, मैंने डैड को फोन किया। मैं उन पे खूब चिल्लाया। मैंने उनसे बोला कि आपने एक डायरेक्टर के सामने अपने बेटे को जलील किया है। मैंने उनको ये भी बोला कि इस कंपनी में या तो इरफान रहेगा या मैं रहूंगा। और आगे से उनका जवाब पता क्या था? कुछ नहीं बोले, फोन पे कुछ नहीं बोले। और बाकी की 50% की मिल्कियत? बाकी 50% के मालिक इरफान साहब हैं। और अगर इरफान साहब खुद अलग होने का फैसला करें या किसी कानूनी मजबूरी के तहत अलहदा होते हैं तो आप पूरी कंपनी के मालिक बन जाएंगे। और अगर आपने अलहदा होने का फैसला किया तो इरफान साहब अपना हिस्सा तलब कर सकते हैं। वैसे खान साहब ने आपके नाम अपनी आबाई हवेली और 7,000 एकड़ ज़रई ज़मीन भी की है। जी शुक्रिया वकील साहब, आप जा सकते हैं। तुम्हारा शुक्रिया इरफान। किस बात का शुक्रिया?
पापा ने तुम्हें मेरा सरपरस्त बनाया है। मुझे यकीन है कि उन्होंने ये फैसला तुमसे पूछ कर ही किया होगा। वो सिर्फ तुम पर ही एतमाद करते थे, और मैं ये भी जानता हूँ कि उनके इस फैसले के पीछे एक ही मकसद है कि कहीं वो मुझे अकेला ना छोड़ दें और मैं अकेला ना रहूं। इरफान, मेरे ख्याल से हमें आज से, बल्कि अभी से, डैड के अधूरे काम को मुकम्मल करना चाहिए। उनके जितने भी नए मंसूबे हैं उन पे काम शुरू कर देना चाहिए। कौन सा अधूरा काम? कौन सा प्रोजेक्ट? वही जो डैड को तुमने आइडिया दिया था, गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करने का। अरे तुम सोच में क्या पड़ गए? मेरे ख्याल से तो इस पे फौरन काम शुरू कर देना चाहिए। तुम ऐसा करो कि जितनी भी मिडिल ईस्ट की पार्टीज हैं उनसे जाके मिलो और कोटेशन ले लो। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? देखो, देर करने से क्या हासिल होगा? जो काम जल्दी हो सकता है उसमें देर करना तो बेमकसद है ना। मैं जेबी को बोलकर तुम्हारी टिकट्स करवा देता हूँ मिडिल ईस्ट की। सारा प्लान वो डिज़ाइन कर लेगी। ओके? थैंक यू। मुजाहिद को हरगिज़ तन्हा नहीं छोड़ना। उसे इतना मसरूफ़ रखना कि उसे अपना सदमा, अपना दुख याद ही ना आ पाए। आप बेफिक्र हो जाए। आप जानते हैं कि आपकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। ये तो तुम बता सकती हो कि क्या किया जाए। अरे ऐसे थोड़ी होता है। अरे इरफान, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, वेलकम बैक। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? अब एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। दैट्स ग्रेट। कोई ऑर्डर्स फाइनल हुए? यस, मैं इन्हें अपने रूम से कंपाइल करके लेके आता हूँ। इरफान, एक मिनट, वो आपको वाला कमरा मैंने जेबी को दे दिया है और डैड के कमरे में मैं आ गया हूँ। मैंने आपके लिए 2 न्यू रूम्स बनाए हैं, एक यहाँ पे और एक फैक्ट्री में। बल्कि फैक्ट्री वाला रूम तो इतना रिमार्केबल है कि तुम परेशान हो जाओगे देखकर। पूरे पाकिस्तान में किसी एग्जेक्टिव के पास ऐसा रूम नहीं होगा। वाह, थैंक यू। एक और खुशखबरी है। मैं तुम्हारा बहुत बेचैनी से वेट कर रहा था तुम्हें बताने के लिए। मैं और जेबी शादी कर रहे हैं। वाओ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को। अच्छा मुझे बताओ कि तुम लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? लंदन या पेरिस? मैं आज ही टिकट्स बुक करवाऊंगा। नहीं, हमने हनीमून के लिए सादकाबाद पसंद किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ अपनी आबाई हवेली में करूँ, जस्ट लाइक डैड। उस रात फख्र ठीक से सो नहीं सका। वो फिर उठा और उसने वो कहानी फिर पढ़ी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर सोचता रहा। उर्फी चचा ने जेबी के साथ क्या किया होगा? क्या उसको माफ कर दिया होगा? क्या दोनों को कत्ल कर दिया होगा? इस कहानी का अंजाम क्या हुआ होगा? आप बताइए, आपके ख्याल में उर्फी चचा ने क्या किया होगा?